जी अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? जी सर। वालेकुम अस्सलाम। यस सर। चलिए ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में।
तो आपको याद होगा कि हम लास्ट टाइम जो स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप है उसके सब ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे और चलिए यही मैं हेडिंग दे देता हूँ, सब ग्रुप्स ऑफ स्पेस टाइम, जनरल स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप, जनरल स्पेस टाइम सिमेट्री ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। शायद आपके नॉलेज में नहीं, दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो आपके साथ जो स्क्रीन है वो मैं शेयर कर लूँगा बाद में, ठीक है, या फिर अगली दफ़ा मैं जूम पर स्टार्ट करूँगा और फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ओके सर। ओके, बस किए तो उसमें शामिल था हमारे पास ट्रांसलेट। एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड इधर मैं अपनी टैबलेट एक दफ़ा चला लूँ, ठीक नहीं चल रही है। तो मैं बता रहा था कि हमने उसमें डिस्कस किया था ट्रांसलेशन इन स्पेस, ट्रांसलेशन इन स्पेस, फिर हमने डिस्कस किया था रोटेशन इन स्पेस, ये दोनों कंटिन्यूस ग्रुप थे। फिर हमने स्पेस इन्वर्शन या मिरर इमेज को डिस्कस किया था और इसके साथ हमने टाइम रिवर्सल को भी डिस्कस किया था और शायद हमने बात की थी ट्रांसलेशन इन टाइम पर भी, ट्रांसलेशन इन टाइम। अच्छा, आज आई थिंक सिर्फ दो इसकी एग्जांपल्स रहती हैं, उसके बाद फिर हम इन सिमेट्रीज को अप्लाई करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में और ये डिस्कस करेंगे कि इन सिमेट्री की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें डिस्कस करनी है वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब फ्रॉम नाउ ऑन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम टर्म यूज़ किया करेंगे बूस्ट, यानी आइंदा से मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को जब मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ, जिसको हम इससे पहले लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते थे, उसको बूस्ट कहा करेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, मैं उसी को रीराइट कर रहा हूँ। यू नो, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेज दैट t prime is equal to gamma t minus beta x and x prime is equal to gamma x minus beta t, y prime is equal to y and z prime is equal to z. So this transformation is called Lorentz transformation or boost. देखिए, उससे इससे पहले जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी उसमें हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को मिक्स नहीं कर रहे थे। ट्रांसलेशन में हम सिर्फ स्पेस को डिस्प्लेस करते थे, रोटेशन में हम स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते थे, स्पेस कोऑर्डिनेट को सिर्फ चेंज करते थे, रोटेट करते थे। इन्वर्शन में हम स्पेस कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करते थे, टाइम रिवर्सल में हम टाइम कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करते थे और ट्रांसलेशन इन टाइम में हम टाइम को डिस्प्लेस कर देते थे। तो इससे पहले हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को मिक्स नहीं कर रहे थे, जबकि बूस्ट के अंदर हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को मिक्स करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंशन कि यहाँ पर जो बीटा है दैट स्टैंड्स फॉर v over c and gamma is 1 over square root 1 minus beta square.
अच्छा, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड करती है एंड दैट पैरामीटर इज वी, या हम उसको बीटा ले सकते हैं क्योंकि इसमें दो पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बीटा एंड गैमा, और गैमा जो है वो बीटा से डिफाइन होता है, सो बीटा इज अ फ्री पैरामीटर, और अगर मैं इस पैरामीटर को वेरी करूँगा यू विल गेट अ डिफरेंट बूस्ट और डिफरेंट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से जितने भी बूस्ट जनरेट होंगे वो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को की वेलोसिटी को चेंज करेंगे, और वेलोसिटी की जो चेंज होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ओके, सो we have the boost only along the x-axis, and all possible boosts along the x-axis are defined through various values of the parameter beta. Now it can be proved that set of all these Lorentz transformation define a group. Set of all boosts define a group. अच्छा, अभी मैं इस ग्रुप को कोई नाम नहीं देना चाहूँगा, यू कैन जस्ट कॉल इट द ग्रुप ऑफ बूस्ट, और इसको प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, विच मीन कि अगर मैं दो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या दो बूस्ट को कंसेक्टिवली अप्लाई करता हूँ तो रिजल्टेंट भी एक बूस्ट होगा। सो आई एम लीविंग दिस एक्सरसाइज फॉर यू टू प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल बूस्ट डिफाइन अ ग्रुप, एंड इस ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ बूस्ट कह सकते हैं, लॉरेंस ग्रुप नहीं कहेंगे, बिकॉज आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड लॉरेंस ग्रुप फॉर अ डिफरेंट ग्रुप, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो टर्म है उसको भी हम एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसलिए मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसको हम हमेशा से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते आए हैं, आइंदा से हम इसको सिर्फ बूस्ट कहा करेंगे, अ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो इनर्शियल फ्रेम है उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है। कितना चेंज करता है, दैट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बीटा। तो बहरहाल ये कंटिन्यूस ग्रुप है, वन पैरामीटर कंटिन्यूस ग्रुप, क्योंकि सिर्फ एक पैरामीटर है जिससे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जिससे हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल, द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल बूस्ट व्हिच वी कैन डिफाइन। और ऑब्वियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को मिक्स कर रहे हैं, जबकि ऊपर जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिस्कस की थी उनमें ऐसा नहीं था। अच्छा, अगला जो हम सब ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लॉरेंस ग्रुप। तो एक्चुअली ये बूस्ट का जो ग्रुप है उसको लॉरेंस ग्रुप नहीं कहा जाता, लॉरेंस ग्रुप इज इंटायरली अ डिफरेंट थिंग, और इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैं जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिफाइन करूँगा। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, अब no, Lorentz transformation, this transformation जैसे मैं already emphasize किया ना, that will not be called Lorentz transformation, we will just call it boost. Actually हम जो Lorentz transformation है इसके concept को generalize करेंगे। So Lorentz transformation को define करने के लिए हम consider करते हैं, consider a homogeneous space-time symmetry, space-time symmetry operation, और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं एक्स म्यू लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू। ठीक है, तो अगर आप इसको अपनी पुरानी नोटेशन के अंदर लिखना चाहें so you will write it in this way: x prime is equal to lambda x, where x is a column matrix which contain space and time coordinates। बाकी इसको हम इस तरह से लिख देते हैं फिलहाल। x t x y z, जब हम जनरल स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे थे तो वो जो ऑपरेशन था वो इनहोमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइन हो रहा था, और उसमें हमने साथ एक पैरामीटर डी भी ऐड किया हुआ था, कॉलम मैट्रिक्स डी भी ऐड किया हुआ था। लेकिन अब हम जो जनरल होमोजेनियस स्पेस टाइम सिमेट्री
कंसिडर कर रहे हैं, तो जो पैरामीटर हमने ऐड किया हुआ था वो इसमें मौजूद नहीं होगा. सो यू कैन कॉल इट कंसिडर जनरल. ओके अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो लैम्डा मैट्रिक्स है जिससे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो रही है, दैट इज इन्वर्टेबल वेयर लैम्डा इज इन्वर्टेबल. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इन्वर्स भी डिफाइन होना चाहिए. तो इसलिए हम सपोज करेंगे कि जो लैम्डा है वो इन्वर्टेबल है. अच्छा, अब हम इस लैम्डा को कंस्ट्रेंट करते हैं कुछ इस तरह से कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि अभी तक सिर्फ एक जर्नल होमोजीनियस स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है, इसको हम कंस्ट्रेंट करते हैं इस कंडीशन से कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखती है, यानी एक्स म्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, that remain invariant. Okay, so any transformation, homogeneous space-time symmetry operation, which keeps this invariant, that is called the Lorentz transformation. Okay. अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली जनरलाइजेशन है बूस्ट की. हमें पता है जो बूस्ट होता है, यानी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमने डिस्कस भी किया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखती है. So before transformation and after the transformation, this quantity remain invariant. You know, this is c squared t squared minus x squared minus y squared minus z squared. एक सेकेंड मुझे. हेलो, वेट करो, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ. ओके सॉरी. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम बूस्ट कहते हैं इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखती है. ठीक है. सो व्हाट वी आर नो सेइंग कि ना सिर्फ बूस्ट इसको इनवेरिएंट रखता है बल्कि और बहुत सी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, बूस्ट इज वन ऑफ देम, जो इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखती है. एंड ऑल दोज ट्रांसफॉर्मेशंस which keeps this invariant, which obviously also include boost, these are called the Lorentz transformation. अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है अदर देन बूस्ट which keeps this invariant. Okay, so this is the definition of Lorentz transformation, and a homogeneous space-time symmetry operation which keeps this invariant, that is a Lorentz transformation. And it can be shown, and I'm leaving this as an exercise for you, set of all Lorentz transformations define a group, and that is again subgroup of journal space-time symmetry group. इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है. आई एम सॉरी, यहाँ पर प्राइम आएगा. क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, यानी कि अगर आप दो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को कंबाइन करें तो जो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी लॉरेंस होगी. यानी अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन इसको इनवेरिएंट रखती हैं तो उनको अगर मैं कंसेक्टिवली अप्लाई करके जो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट करूँगा वो भी इसको इनवेरिएंट रखेगी. ठीक है. सो इफ यू जस्ट प्रूव द क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट विल प्रूव that set of all Lorentz transformation define a group. और ये जो ग्रुप है इसका नाम है, we call it Lorentz group. Lorentz group. अच्छा, no, I would like to remind you again कि हमने जो Lorentz transformation है उसकी जो definition है अब उसको बदल दिया है. पहले हम ये कहते थे कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि बूस्ट कहा करेंगे. और जो बूस्ट है वो इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखता है. तो अब हम देखते हैं कि ना सिर्फ बूस्ट इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखता है बल्कि और भी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन है जो इसको इनवेरिएंट रखती हैं. सो बाय डेफिनेशन एनी ट्रांसफॉर्मेशन which keeps this invariant, that is called the Lorentz transformation, जिसमें बूस्ट भी शामिल है लेकिन और भी बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है
जिसको इन्वेरिएंट रखती हैं, and set of all these Lorentz transformation, which mean the transformations which keeps this invariant, they define a group, and that is called the Lorentz group. अच्छा, यहाँ पर हम एक और पॉइंट भी नोट करना चाहेंगे कि जब हम ये कहते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा होमोजीनियस स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है जो इसको इन्वेरिएंट रखता है, तो इसकी इन्वेरिएंस की अगर हम कंडीशन इम्पोज करें, then let's see what do we get. Okay, so all you have to do to impose this condition, आपको लेफ्ट साइड पर प्राइम की वैल्यू पुट करनी है एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन. तो अगर हम यहाँ पर इसको पुट करें तो यू विल गेट लैम्डा म्यू. इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. सबसे पहले लैम्डा म्यू. अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो डमी इंडेक्स है न्यू, डमी इंडेक्स के लिए कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है. तो जब मैं एक्स म्यू की वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम दिस इक्वेशन, एक्स म्यू प्राइम की फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो जो डमी इंडेक्स है उसके लिए मैं कोई और सिंबल यूज करना चाहूँगा. इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस, बट आई वुड लाइक टू प्रेफर to use the symbol alpha. Okay, so it's a dummy index new. I can use any symbol for it. Okay, उसके बाद आपको x mu कोवेरिएंट की वैल्यू पुट करनी है. अगर आप यहाँ से कोवेरिएंट निकालें तो वो किसके इक्वल होगा? देखें, जो कोवेरिएंट है लेफ्ट साइड पर, इस केस में वो कॉन्ट्रावेरिएंट है. जो कॉन्ट्रावेरिएंट है लेफ्ट साइड पर, वो राइट साइड पर भी कॉन्ट्रावेरिएंट होना चाहिए. तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड से कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट में बदलता हूँ तो राइट साइड से भी इसको कोवेरिएंट से कॉन्ट्रावेरिएंट में बदलना होगा. और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई डमी इंडेक्स है तो एक दफ़ा वो कोवेरिएंट होगा और एक दफ़ा कॉन्ट्रावेरिएंट होगा. अच्छा, अब अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ, यानी ये जो डमी इंडेक्स है जहाँ कॉन्ट्रावेरिएंट है, कोवेरिएंट है, वहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट कर दूँ, और जहाँ पर कॉन्ट्रावेरिएंट है उसको कोवेरिएंट कर दूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम कोवेरिएंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी वुड लाइक टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ कोवेरिएंट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट. तो इसलिए हमने जो न्यू है उसको इंटरचेंज कर दिया इस सेंस में कि कोवेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट कर दिया. वी कैन डू इट फॉर द डमी इंडेक्सेस. तो अब मैं यहाँ पर एक्स म्यू प्राइम की वैल्यू पुट करता हूँ फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो आई वुड हैव एक्स लैम्डा म्यू, और जो डमी इंडेक्स है उसके लिए मैं बीटा का सिंबल यूज कर लेता हूँ. सो राइट साइड पर है एक्स म्यू, एक्स म्यू. ओके, सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो फाइनली, लैम्डा म्यू अल्फा लैम्डा म्यू बीटा. इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, एक्स अल्फा एक्स बीटा, एंड देन यू हैव एक्स म्यू, एक्स म्यू. ओके, सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, देन यू कैन टेल in lambda mu alpha lambda mu beta, that should be equal to delta alpha beta, and that should be equal to canonical delta. Why? Because if it will be equal to the canonical delta, तो फिर canonical delta alpha beta को contract कर देगा, exactly what you have on the right side. It doesn't matter कि contract करने के बाद जो dummy index आएगा उसका symbol क्या होगा, क्योंकि dummy index के लिए हम कोई भी symbol use कर सकते हैं. सो यू कैन से कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें ये जो मैट्रिक्स है, ये जो टेंसर है, वो इस कंडीशन को ओबे करता है. ओके, बिकॉज इफ इट ओबे दिस कंडीशन, देन दिस क्वांटिटी, आई मीन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोवेरिएंट एंड द कॉन्ट्रावेरिएंट कोऑर्डिनेट्स से जो क्वांटिटी आ रही है वो इनवेरिएंट रहेगी. सो दिस इज जस्ट वन अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, अब इसके साथ हम एक और ग्रुप जो है वो भी डिस्कस करना चाहेंगे कि देखिए, ऊपर जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की थी ये वाली, इसको मैं रीराइट करूँगा, एक्स म्यू प्राइम लैम्डा म्यू न्यू एक्स न्यू, दैट इज अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. बट टू बी प्रिसाइज वी विल नो कॉल इट होमोजीनियस लॉरेंस transformation. Okay, because it has been generated from the homogeneous space-time symmetry operation. अच्छा, अब अगर मैं इसको इनहोमोजीनियस करना चाहता हूँ तो अब मैं इसके अंदर एक
नंबर जब ऐड कर दूंगा, आई एम सॉरी, इसका सिंबल होगा इसके साथ भी वही म्यू का सिंबल आएगा. इट हैज टू बी फ्री विद दिस वन. एंड अज्यूमिंग दैट कि यहाँ पर जो लैम्डा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, दैट सेटिस्फाई द सेम कंडीशन, मीन lambda mu alpha lambda mu beta is equal to del alpha beta, then this transformation is called, because you know when this satisfies this condition we call it Lorentz transformation. But since the Lorentz transformation has been defined through homogeneous space-time symmetry operations, so that's why we call it homogeneous Lorentz transformation. और अगर इसको हम इनहोमोजीनियस करते हैं एंड अस्यूमिंग दैट लैम्डा सेटिस्फाई द सेम कंडीशन, तो इस केस में फिर हम इसको कहते हैं इन होमोजीनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. एंड set of all inhomogeneous Lorentz transformation also define a group. और इस ग्रुप को हम कहते हैं Poincare group. Okay, so you can make a distinction between Lorentz group and the Poincare group. Lorentz group is the group defined through homogeneous Lorentz transformations. जबकि जो Poincare group है, that is defined by inhomogeneous Lorentz transformation. जो homogeneous और inhomogeneous Lorentz transformation है, इसमें जो lambda है, that satisfy the same condition, but difference is only that in this case your transformation is homogeneous, whereas in this case your transformation is inhomogeneous. So this is the definition of Lorentz group and Poincare group. Both are the subgroup of journal space-time symmetry group. अच्छा, अब इससे पहले कि हम अगले पार्ट की तरफ आए, we would like to discuss briefly ये जो हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है. ठीक है, लॉरेंस ग्रुप के मजीद सब ग्रुप्स क्या हैं, what is included in the Lorentz group, and then we will also discuss that what is included in the Poincare group. So we discuss it with this heading: what is included in the Lorentz group. And इसमें ओके अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ज़रा मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिख कर देखते हैं कि हमारे पास कैसी आती है. देखें, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ओरिजिनली इसका मतलब ये है दिस ट्रांसफॉर्मेशन where this is invariant. Okay, so contraction of x with x mu, that is invariant. So this transformation is Lorentz transformation. Lorentz transformation. और हमने ये भी डिस्कस किया that this invariance implies that this matrix here satisfy this condition, lambda mu alpha lambda mu beta is equal to delta alpha beta. अच्छा, but for some convenience in the argument मैं इस कंडीशन को मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखना चाहूँगा, उससे फिर हमें इस सवाल का जवाब देना आसान होगा that what is included in the Lorentz group. अच्छा, अब इस कंडीशन को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखने के लिए पहले तो हम इसको ही मैट्रिक्स नोटेशन में लिख देते हैं. In matrix notation we write it in this way. Okay, so this is a column matrix including space, time and space coordinates, and this is 4 by 4 matrix defined through the elements of this tensor, and this is what we get after the space-time coordinate after the transformation. अच्छा, अब ये जो कंडीशन है ये वाली, इसको भी हम मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखते हैं. अच्छा, मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर लिखने के लिए हम ये कहते हैं
कि आप देखें कि यहाँ पर ये जो x है ये बेसिकली कॉन्ट्रावेरिएंट कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कोवेरिएंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साथ नीचे माइनस साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है। तो क्योंकि जो x है, क्योंकि हम अपने आंसर को x की टर्म में लिखना चाहेंगे एंड x स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रावेरिएंट नॉट द कोवेरिएंट, so we'd like to express this quantity which is invariant in terms of contravariant coordinates only, and this is something which you can do that हम already पढ़ चुके हैं कि जो covariant है उसको हम contravariant से generate कर सकते हैं through metric tensor. You know, I'm basically using this condition that x mu is equal to g mu nu x nu. तो इस तरह से हम जो आंसर है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं x mu g mu nu x nu. Okay, so this is expressed in terms of contravariant coordinates only. अच्छा, इसको मैं मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से लिखूंगा x ट्रांसपोज g and x. ओके, यहाँ पर जो x है that again stand for contravariant. देखिए ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको हम एक 4x4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको हम g से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस x mu बिकम दिस एंड दिस g बिकम दिस. अच्छा, अब उसके बाद हम इसको क्योंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम इसका ट्रांसपोज लेके इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी g को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉलम मैट्रिक्स आएगा. तो फिर क्योंकि हमारे पास नंबर आना चाहिए तो फिर यहाँ पर हम इसका जो ट्रांसपोज है यानी इस एक रो मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गेट अ नंबर. सो इन मैट्रिक्स नोटेशन दिस invariant quantity can be expressed in this way. Now you can reapply the definition of the Lorentz transformation that this is invariant. Okay, so it means that x, मैं पहले लेफ्ट साइड लिख देता हूँ, x prime transpose gx prime, okay, is equal to x transpose gx. It's the same condition but no written in matrix notation. अच्छा, अब हम ये कंडीशन इम्पोज करते हैं लेफ्ट साइड पर, x प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा x, और यहाँ पर भी x प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं लैम्डा x, लेकिन इस सारे का ट्रांसपोज है. राइट साइड पर है x ट्रांसपोज gx. अच्छा, जो लेफ्ट साइड है उसको अगर मैं ट्रांसपोज को अप्लाई करूँगा तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. यू विल हैव x ट्रांसपोज लैम्डा ट्रांसपोज g लैम्डा x, और राइट साइड पर है x ट्रांसपोज gx. अच्छा, अगर आप लेफ्ट और राइट को इक्वेट करो तो लेफ्ट और राइट की इक्वालिटी रिक्वायर करती है कि ये जो क्वांटिटी है दिस वन दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन. सो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा ट्रांसपोज g लैम्डा इज इक्वल टू g. सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अगर इसमें जो लैम्डा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. सो इट्स एग्जैक्टली इट इज एक्चुअली नथिंग न्यू इन इट. इट्स पहले हम ये कह रहे थे कि दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इसमें ये जो लैम्डा है दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, बट नो सेम थिंग इज being expressed in matrix notation rather than choosing the tensor notation. So any 4x4 matrix which satisfy this condition, that will, through this we can define a Lorentz transformation because this is that would keep this quantity invariant. अच्छा, इससे हमें इस सवाल का जवाब देना ज़्यादा आसान रहेगा. अब हमें ऐसे मैट्रिसेस सोचने हैं जो इस कंडीशन को ओबे करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब वो कौन कौन से मैट्रिक्स हो सकते हैं, उनमें से सबसे पहले तो बूस्ट है. बूस्ट, अब ये स्पेसिफिकली इस सवाल का जवाब है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या इंक्लूडेड है. अब इसके लिए हमें इस नोटेशन की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि बूस्ट जो है वो इस क्वांटिटी को इनवेरिएंट रखता है. इसका जो बूस्ट है that is also included in the Lorentz group. Number 2, rotation in space. जो अगर आप स्पेस कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करते हो तो उससे भी एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होगी. तो उस केस में भी जो लैम्डा है
वो इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अब इसको भी प्रूव करना कोई मुश्किल नहीं है। यू सी के फॉर रोटेशन जो लैम्डा होगा वो किसके इक्वल होगा, इसको मैं ब्लॉक फॉर्म में लिखता हूँ 100 A। ओके, यहाँ पर जो A है ये 3/3 मैट्रिक्स है और ऑब्वियसली ये ऑर्थोगोनल भी है क्योंकि रोटेशन जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से डिफाइन होती है विद यूनिट डिटर्मिनेंट। तो ये मैंने लैम्डा रोटेशन के लिए लैम्डा लिख दिया। इसमें देखिए 1010 इसलिए है क्योंकि जो रोटेशन होती है इसमें टाइम कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट्स जो चेंज होते हैं थ्रू एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विद अ यूनिट डिटर्मिनेंट। तो रोटेशन के लिए हमारे पास लैम्डा इसके इक्वल होगा। ओके, सो नो यू कैन इजीली चेक इट कि अगर मैं लैम्डा को डिफाइन करता हूँ इस तरह से जिसमें ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो लैम्डा होगा वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। I'm leaving it to you. So that means the rotation is also included in the Lorentz transformation. And then space inversion. Space inversion के केस में जो lambda होगा, you know, that will be equal to, sorry, lambda is equal to 1 0 0 0 0 0 0 minus 1 0 0 minus 1 0 0 0 minus 1. So that will be your lambda in space in case of space inversion, and you can check it again that this also satisfies this condition. And time reversal, that is also included. And you know, time reversal के केस में lambda जो है, क्योंकि इसमें सिर्फ time coordinate invert होता है, so lambda जो होगा वो इसके equal होगा 1 0 0 1 0 0 0 1. Only the time coordinate is inverted, and you can check it easily that this lambda also satisfies this condition. तो एक्चुअली जो हमारे पास लॉरेंस ग्रुप है उसमें बूस्ट भी शामिल है, उसमें रोटेशन इन स्पेस भी शामिल है, उसमें स्पेस इन्वर्शन भी शामिल है और उसमें टाइम रिवर्सल भी शामिल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फर्स्ट करें कि मैं बूस्ट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन इन स्पेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्पेस इन्वर्शन और टाइम रिवर्सल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनको मैं इकट्ठा कर दूं, यानी कि आपको पता है ऑलरेडी ये ग्रुप्स हैं, इस सब ग्रुप और इन दो सब ग्रुप्स को सबको मैं इकट्ठा कर दूं तो हमारे पास एक बड़ा सब ग्रुप बनेगा और इसी को हम लॉरेंस ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अच्छा, so this is the answer of this question, that what is included in the Lorentz group. It includes boosts, rotation in space, space inversion, time reversal. अच्छा, no, you can also ask the same question about the Poincare group. What is included in the Poincare group? What is included in Poincare group? अच्छा, इसका पहला जवाब तो है लॉरेंस ग्रुप। लॉरेंस ग्रुप इज आल्सो द पार्ट ऑफ द Poincare ग्रुप। आप देखेंगे जो Poincare ग्रुप है वो इनहोमोजेनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर जो डी है ये जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। बोथ पॉसिबिलिटी आर देयर, क्योंकि इन जनरल इनहोमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी होमोजेनियस बट अ होमोजेनियस कैन नॉट बी इनहोमोजेनियस। तो अगर जो डी है इसको मैं जीरो पुट कर देता हूँ, देन यू विल हैव होमोजेनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लॉरेंस ग्रुप जनरेट करते हैं। उसके अगर मैं डी को जीरो पुट कर रहा हूँ तो Poincare ग्रुप जो होगा दैट विल बिकम लॉरेंस ग्रुप। सो लॉरेंस ग्रुप इज आल्सो इंक्लूडेड इन दी Poincare ग्रुप। अच्छा, एडिशनली क्या इसमें इंक्लूडेड है, देखिए अगर मैं इस लैम्डा को आइडेंटिटी पुट कर देता हूँ, क्रॉनिकल डेल्टा पुट कर देता हूँ, तो you know this is already, I mean, in the inhomogeneous Lorentz transformation। अगर मैं इसको आइडेंटिटी रखता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये नेचुरली सेटिस्फाई होगी, या ये वाली जो कंडीशन है ये नेचुरली सेटिस्फाई होगी। इफ लैम्डा इज आइडेंटिटी देन ऑब्वियसली लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो इसका मतलब है कि जो इनहोमोजेनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें लैम्डा को आइडेंटिटी पुट किया जा सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, इसको जब मैं आइडेंटिटी पुट करूंगा देन इट विल बिकम अ ट्रांसलेशन इन स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसमें से जो पहला
पार्ट है वो ट्रांसलेशन स्पेस को रिप्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो तीसरे पार्ट 3 पार्ट्स हैं म्यू को जब मैं 1 2 3 पुट करूँगा दे रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन इन स्पेस. सो आई कैन से कि पाइन का एक ग्रुप जो है उसके अंदर हमारे पास शामिल है ट्रांसलेशन इन स्पेस as well as translation in time. So आप कह सकते हो कि पाइनकारे ग्रुप और लॉरेंस ग्रुप में बेसिकली फ़र्क ये है कि जो लॉरेंस ग्रुप है क्योंकि उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होमोजीनियस है, so Lawrence group does not include translation in space or translation in time. It only include boost, rotation in space, space inversion, time reversal, but it doesn't include ट्रांसलेशन इन स्पेस एंड ट्रांसलेशन इन टाइम. तो अगर हम जो लॉरेंस ग्रुप है उसके साथ ट्रांसलेशन इन स्पेस या ट्रांसलेशन इन टाइम भी इंक्लूड कर दें तो ये रिजल्टेंट ग्रुप बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड पाइनकारे ग्रुप, जो कि इन होमोजीनियस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डिफाइन होगा. ओके, सो ये तो वो सब ग्रुप्स थे जो कि हमें डिस्कस करने थे, जो फिजिक्स के अंदर यूज़ भी होते हैं, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर स्पेसिफिकली. तो अगला हिस्सा स्टार्ट करने से पहले अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको मैं आंसर करना चाहूँगा. एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? सर होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान डिफरेंस बता दें एक दफा. मैथमेटिकली तो आपको पता है कि होमोजीनियस और होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन में यही फ़र्क होता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स को आप चेंज कर रहे हो थ्रू अ मैट्रिक्स और उसमें कोई नंबर ऐड नहीं कर रहे, then it's a homogeneous transformation, homogeneous linear transformation. और अगर हम उसके अंदर नंबर भी ऐड कर रहे हैं then it become inhomogeneous linear transformation. आपको याद होगा जब बिल्कुल शुरू में हमने जो जर्नल स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन डिस्कस किया था वो उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था, x प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस डी. ओके, सो अगर हम इसके अंदर जो d है इसको 0 पुट कर देते हैं then this will become homogeneous homogeneous linear transformation, and if d is not equal to 0 then this is called inhomogeneous transformation. Clear हो गई बात? यस सर. Right. So any other question? चले मैं 1-2 मिनट की ब्रेक करता हूँ तो फिर हम 2-3 मिनट में इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से. अगला जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी अगली दफ़ा फिर इसको फिनिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जब क्लास ख़त्म होने लगे तो सारे स्टूडेंट सर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सिलेबस थोड़ा सा कम कर दें. अगर वो सिलेबस कम नहीं करने का कहते तो उन्हें कहें कि सर मिड का जो सिलेबस है वो इंक्लूड ना करें. ऐसी रिक्वेस्ट करें पूरे मिलके सर से. मेरी बात सुनने, हमने मिड के सिलेबस ऐड करने की बात ही नहीं करनी है. हमने जस्ट सर से पूछना है कि उनका फाइनल का सिलेबस क्या है, फिर जो सर कहेंगे उसके मुताबिक सर से बात करेंगे. सो फर्स्टली हमें जो है वो मिड का नाम ही नहीं लेना. ठीक है, पहले हम सिलेबस पूछेंगे, जो सर कहेंगे फिर उसके मुताबिक कर लेंगे.
चले मोस्टली स्टूडेंट बस फाइनल में ना क्लास ये चैप्टर सारा का सारा इंक्लूड होगा। अभी एक चैप्टर काफी रहता है, हमारी 3 क्लासेस लाजमी होगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 5th चैप्टर सारा का सारा इंक्लूड होता है फाइनल में, चले 4 और 5th। चलें, जब आपको लगे कि लास्ट 20 मिनट रहते हैं तो ग्रुप में एक मैसेज कीजिएगा कि सारे आ जाएं और सर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी आवाज़ और स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, वालेकुम सलाम। जी चलें फिर हम अगला हिस्सा स्टार्ट करते हैं। सर फाइनल का सिलेबस बता दें काइंडली। डोंट वरी, मैं रिड्यूस कर दूंगा उसे थोड़ा सा, ठीक है? जी क्लास के एंड बता दीजिएगा। जी बता दूंगा बाद में। अभी बताना। ओके सो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें जो स्पेस टाइम उनको डिस्कस करेंगे इन क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस टाइम सिमेट्रीज इन क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए जो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो सिमेट्रीज हैं, हमने सिमेट्रीज पर जनरली बात की और उनमें से स्पेसिफिकली हमने फोकस किया स्पेस टाइम सिमेट्रीज पर। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो सिमेट्रीज हैं जनरली उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से एक कैटेगरी है वो स्पेस टाइम सिमेट्रीज की है, दूसरी है इंटरनल सिमेट्रीज की। तो ये पॉइंट हम नोट करते हैं। सिमेट्रीज in particle physics, they are either space-time symmetries और दूसरी जो सिमेट्रीज हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जिनको हम, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनल सिमेट्रीज।
internal symmetries. So internal symmetries के बारे में फिलहाल सिर्फ आप यही जान सकते हो कि internal symmetry के अंदर जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई नहीं होता, वो किन कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन डिटेल. सो अनलाइक द स्पेस टाइम सिमेट्री जिसमें जो सिमेट्री ऑपरेशन है वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई होता है, इंटरनल सिमेट्री में जो ऑपरेशन है सिमेट्री ऑपरेशन है वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई नहीं होता. सो पार्टिकल फिजिक्स में हम दो तरह की जो सिमेट्रीज हैं उनको डील करते हैं, स्पेस टाइम सिमेट्रीज एंड इंटरनल सिमेट्रीज. और एक और चीज़ भी हम मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो सिमेट्रीज हैं पार्टिकल फिजिक्स के अंदर, चाहे वो स्पेस टाइम सिमेट्री हो या इंटरनल सिमेट्रीज हो, ये हमेशा एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इनवेरियंस of the laws of physics. These symmetries exist in the form of invariance of laws of physics. Okay? वैसे सिमेट्री कई शक्लों में अपीयर हो सकती है. हमने डिस्कस किया था कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वेरिएंट हो सकता है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वेरिएंट हो सकती है, और एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जो एक लॉ को एक्सप्रेस करती है वो भी इन्वेरिएंट हो सकती है. तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर जो सिमेट्रीज हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेरिएंस ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स. अच्छा, अब पार्टिकल फिजिक्स में अगर हम बात करें तो पार्टिकल फिजिक्स में हम फंडामेंटल पार्टिकल से डील करते हैं, और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दे सेटिस्फाई द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, सो लॉज इन पार्टिकल फिजिक्स आर दैट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, तो इसीलिए हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जब हम स्पेस टाइम सिमेट्रीज को अप्लाई करते हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं. सो दिस इज अवर main question in this article. Implications of space-time symmetries in quantum mechanics. Okay, because quantum mechanics is why quantum mechanics is important. क्योंकि जो fundamental particles हैं इनके जो laws होंगे they will be expressed through the laws of quantum mechanics. तो इसलिए हम जो quantum mechanics के context के अंदर देखेंगे ये जो space time symmetries हैं उनकी क्या implications हैं. लेकिन यहाँ पर ये point भी मैं mention करना चाहूँगा कि अगर फर्ज करें कि मैं space time symmetries को classical mechanics में apply करता हूँ तो वहाँ पर जो implications होंगी they will be more or less same जो quantum mechanics के अंदर होंगी. So it seems के एक सिमेट्री की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, इट रियली डजंट डिपेंड कि हमारे पास जो बेसिक थ्योरी है, फिजिकल थ्योरी है जिससे हम अपने पार्टिकल को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कौन सी है. इट कुड बी क्लासिकल मैकेनिक्स, इट कुड बी क्वांटम मैकेनिक्स, इट कुड बी सम अदर फिजिकल थ्योरी, बट इम्प्लीकेशंस आर मोर और लेस सेम. तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तो ज़्यादा नहीं डिस्कशन करूँगा, लेकिन सिर्फ यही मेंशन करना ज़रूरी था कि जो इम्प्लीकेशंस हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर भी हमारे पास मोर और लेस वही इम्प्लीकेशंस हैं. सो इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेस टाइम सिमेट्रीज इन क्वांटम मैकेनिक्स. अच्छा, इसको हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको पता है जो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो फंडामेंटल लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है वो श्रोडिंगर इक्वेशन. अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें in non-relativistic quantum mechanics, equation of motion is, Schrödinger equation. And you already know कि जो Schrödinger equation है वो हमारे पास है आयोटा, अब मैं इसको नेचुरल यूनिट्स के अंदर लिखूंगा, कर्ली psi by कर्ली t
H psi, where H is the Hamiltonian, which is equal to P squared over 2m plus potential energy, और जो P है that's a linear momentum operator which is equal to minus iota del operator. This is the equation of motion in a non-relativistic quantum mechanics. अच्छा, अगर आप relativistic quantum mechanics के अंदर हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है तब भी उसका फॉर्म सेम होती है, लेकिन जो हैमिल्टोनियन है वो चेंज हो जाता है. अगर आप डिराक इक्वेशन को देखो तो डिराक इक्वेशन भी ऐसी ही शक्ल में होती है, लेकिन इसमें जो एच है वो इसके इक्वल नहीं होता है. ठीक है. सो इसका मतलब है कि अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हैं तो हमारे पास जो सिमेट्री होगी या स्पेस टाइम सिमेट्री होगी, दैट विल बी एग्जिस्ट in the form of invariance of the Schrödinger equation. Space-time symmetry in quantum mechanics exists in the form of invariance of Schrödinger equation. So Schrödinger equation should remain invariant. अगर Schrödinger equation invariant है तो फिर हम कहेंगे सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है. ओके, and that is symmetry exists if Schrödinger equation is invariant. अच्छा, अगर आप श्रोडिंगर इक्वेशन को देखें तो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं कि दो तरह की एंटिटीज हैं. एक तो इसके अंदर हमारे पास स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेक्टर है, वॉट एवर यू कॉल इट. सो इन श्रोडिंगर इक्वेशन वी हैव एक सेकेंड. हेलो जी, मैं बाद में बताता हूँ. वी हैव state, vector or function. So here we have this state function or state vector, and we have another thing, operator and an operator. And by the way, whichever operator is obvious, this is called Hamiltonian operator. Hamiltonian operator. अच्छा, इससे पहले कि हम ये चेक करें कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इनवेरिएंट है कि नहीं अंडर गिवन स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन, हमें ये देखना होगा कि इस इक्वेशन के अंदर जो एंटिटीज अपीयर होती हैं, यानी कि स्टेट फंक्शन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं. ठीक है. सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टेट फंक्शन एंड Hamiltonian operator transform. Okay. So once we know that how they transform under given space-time symmetry operation, तो फिर हम इनको ट्रांसफॉर्म करके बता सकते हैं कि अंडर देयर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑन द होल इनवेरिएंट रहती है कि नहीं. ठीक है. तो इसलिए अब हमारा फोकस ये होगा कि हम ये जानना चाहेंगे कि स्टेट फंक्शन और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर अपीयर होते हैं वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं under given space-time symmetry operation, and then we'll be able to tell that whether the equation, Schrödinger equation, is invariant or not. अच्छा, अब स्टेट फंक्शन और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसका जवाब जो है वो डिपेंड करता है कि हम जो स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने के लिए एक्टिव व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं या पैसिव व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
answer of above question depend on your view of applying space time symmetry operation. अच्छा, why it is so कि स्टेट फंक्शन या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो हैं वो हमारे व्यू पर क्यों डिपेंड करते हैं? जो दो व्यू हमने डिस्कस किए थे, एक्टिव एंड पैसिव व्यू, क्योंकि हमने तो वहां पे डिस्कस किया था कि एक्टिव और पैसिव व्यू फिजिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक है? तो अगर ये फिजिकली इक्विवेलेंट हैं, देन बोथ स्टेट फंक्शन एंड द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर शुड ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे, बट दैट इज नॉट ट्रू. द रीजन इज दैट कि जो स्टेट फंक्शन और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हैं वो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स नहीं है. सो अगर एक एंटिटी फिजिकल ऑब्जर्वेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि अंडर एक्टिव और पैसिव व्यू वो डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है. जहाँ तक फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, दे शुड ट्रांसफॉर्म इन द सेम वे दैट वेदर यू अप्लाई एक्टिव व्यू और पैसिव व्यू, ठीक है? सो क्योंकि स्टेट फंक्शन और ऑपरेटर इटसेल्फ फिजिकल ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो इस केस में ये हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट दे मे ट्रांसफॉर्म इन अ डिफरेंट वे इफ यू अडॉप्ट एक्टिव और पैसिव व्यू. अच्छा, अब हम थोड़ी सी नोटेशन डिफाइन कर देते हैं कि जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह से लिखूंगा, ये हमारी एक जनरल स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है. बाय द वे, जो जनरल स्पेस ऑपरेशन था उसको हमने कुछ इस तरह से लिखा था, x प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस डी. लेकिन अब मैं इसको एब्रीवेट करके कुछ इस तरह से लिखूंगा, x prime is equal to tx. So t mean the whole transformation. Okay, so it's just a short way of writing a space-time symmetry operation that you're changing the space-time coordinate. You can change them through homogeneous or inhomogeneous linear transformation. तो जब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे लिखूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं पैसिवली अप्लाई कर रहा हूँ. It's a passive. We will treat this as a passive transformation. और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब आपको पता ही है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन या स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन को पैसिवली अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, हम सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को चेंज नहीं कर रहे. तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सिस्टम है. If you are applying your transformation on the coordinate axis, then this is called passive transformation. और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से लिखा करेंगे. Okay, so this means that I'm talking about active ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अप्लाई नहीं करते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैंने इन्वर्स इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है कि जो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसके इक्विवेलेंट जो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उसका इन्वर्स होती है, एंड वाइस वर्सा. अगर आपने एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है तो उसके इक्विवेलेंट जो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो इसका इन्वर्स होगी. तो ये सिर्फ एक नोटेशन है जो मैं यहाँ पर डेवलप कर रहा हूँ ताकि हम दोनों व्यूज को सेपरेटली अप्लाई कर सकें. सो इफ आई राइट द ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस वे, तो ये अंडरस्टूड होगा कि अब मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को पैसिवली अप्लाई कर रहा हूँ. एंड इफ आई राइट इट इन दिस वे तो इसका मतलब होगा कि मैं इसको एक्टिवली अप्लाई कर रहा हूँ. पैसिवली अप्लाई करने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अप्लाई कर रहा हूँ, और एक्टिवली अप्लाई करने का मतलब है कि उसको मैं सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पर अप्लाई कर रहा हूँ. तो सबसे पहले अब हम इस सवाल का जवाब देते हैं कि स्टेट फंक्शन या ऑपरेटर किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं अगर हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्टिव रखें, अंडर एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. फिर हम इसका जवाब देंगे कि अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो वो पैसिव है तो फिर
स्टेट फंक्शन या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अच्छा, वैसे इन वन सेंस अगर देखा जाए तो आप ये दोनों केसेस डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी एक व्यू को अडॉप्ट कर सकते हो बिकॉज वन व्यू इज फिजिकली इक्विवेलेंट टू द अदर, बट जस्ट टू लर्न दिस फैक्ट दैट स्टेट फंक्शन एंड ऑपरेटर may transform in a different way whether you apply active or passive view, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे, दोनों की implication at the end सेम होगी। Physical observable जो होंगे they will be transformed in exactly the same way whether you apply active view or passive view. Anyway, so सबसे पहले हम देखते हैं कि active view के अंडर state function और operator कैसे transform होंगे। So let's consider a state function, and you know state function is a function of space and time coordinates. तो इसको मैं अब abbreviate इस तरह से करूँगा, it's a function of x. x mean space time coordinate. So क्योंकि हम अपने space time coordinates को change कर रहे हैं इस तरह से, तो जो state function होगा वो फिर इस तरह से change हो जाएगा, okay? अच्छा, अब जब मैं state function को इस तरह से change करूँगा तो जो नया state function होगा जिसको मैं psi prime से represent कर रहा हूँ which is equal to this, ये भी फंक्शन होगा स्पेस टाइम, उन्हीं स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स का, बट नो इट विल बी अ डिफरेंट फंक्शन बिकॉज उसके अंदर जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने चेंज कर दिया है थ्रू योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज न्यू स्टेट फंक्शन एंड दिस इज द ओल्ड स्टेट फंक्शन। इट्स अ स्टेट फंक्शन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज अ स्टेट फंक्शन आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो इसके बाद हम एक और चीज़ नोट करते हैं कि देखें जो स्टेट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो सिस्टम की जो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं वो स्टेट फंक्शन से डिफाइन होती हैं, और ये जो स्टेट फंक्शंस हैं ये एक लीनियर वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं जिसको हम हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। सो द स्टेट फंक्शन बिफोर और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन दे बिलोंग्स टू अ सेम हिल्बर्ट स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस। ओके, सो साई x and psi prime x both belongs to same Hilbert space। अच्छा, अब वो फंक्शन जो एक ही हिल्बर्ट स्पेस से बिलोंग करते हैं दे कैन बी रिलेटेड बाय अ लीनियर ऑपरेटर, ओके। सो देयरफॉर psi prime x can be related with psi x through a linear operator। अच्छा, इस ऑपरेटर को हम नाम देंगे इंड्यूस्ड ऑपरेटर। अच्छा, इसको इंड्यूस ऑपरेटर इसलिए कहा जा रहा है, असल हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पर थी और हमें जानना था कि स्टेट फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो जो स्टेट फंक्शन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज जो स्टेट फंक्शन की जो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज डिफाइंड थ्रू एन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है ये फंक्शन होगा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का। इफ यू अप्लाई अ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन you will have a different induce operator, okay। So ये जो psi prime है this is equal to u psi x के। तो अगर आप देखो, अगर आप इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड देखो तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है t, ठीक है, there is no u। राइट साइड पर देखो तो हमारे पास है u, तो क्योंकि लेफ्ट राइट के इक्वल है so that implies that u should be the function of t। So corresponding to different space-time symmetry operation we will have a different induce operator। It's basically a linear operator जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में जो स्टेट फंक्शन है इसको रिलेट करता है। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है लीनियर ऑपरेटर जो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और बाद में जो स्टेट फंक्शन है इसको रिलेट करता है, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है ये, ओके। आई मीन मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा, u t inverse x is equal to psi t inverse x is equal to u psi x। So this is the definition of the induce operator कि after the transformation जो state function होगा
which is this one, that will be related with the state function before transformation through an operator. और इस इक्वेशन से हम इस u को कैलकुलेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. और अगर हम इंड्यूस ऑपरेटर को कैलकुलेट करना चाहते हैं एज ए फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन. अच्छा, अब ये जो लीनियर ऑपरेटर है, वी वुड लाइक टू मेक सम स्टेटमेंट अबाउट दिस कि ये जो ऑपरेटर होगा ये यूनिटरी होगा. ओके, इंड्यूस ऑपरेटर ऑफ transformation must be unitary. Why? इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं. देखें, जो हमारी जो स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन है, इससे स्टेट फंक्शन की जो नॉर्मलाइजेशन है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब मैं कैट ब्रा नोटेशन भी साथ यूज करूंगा. यानी अगर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो स्टेट फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो स्टेट फंक्शन आएगा that will also be normalized. Your induced operator, you are just changing the space-time coordinates or your coordinate axis if you are adopting the passive view. So इससे जो normalization है वो effect नहीं होनी चाहिए. Okay. Now how it implies that your operator should be unitary? It's simple. Psi prime is equal to u psi. Okay. So अगर मैं दोनों तरफ dagger लूँ तो साई प्राइम जो कैट होगा वो ब्रा में बदल जाएगा, और इस पर जब मैं डैगर अप्लाई करूँगा तो डैगर इस पर अप्लाई होगा, फिर इस पर अप्लाई होगा, इस पर जब अप्लाई होगा तो कैट ब्रा में बदल जाएगा और साथ ही डैगर आएगा. और इन इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो, सो यू विल गेट साई प्राइम कैट विच इज साई, सॉरी, u dagger, फिर bra which is u psi, and that is equal to 1, but the 1 is also equal to psi. So अगर आप left और right को equate करो, it implies that u dagger u is equal to identity. Okay, so the induce operator must be unitary. अच्छा, अब इस तरह से हमने अपने सवाल का पार्शल आंसर दे दिया कि अगर हम एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो जो स्टेट फंक्शन होगा दैट विल बी चेंज बाय एन इंड्यूस ऑपरेटर जो कि यूनिटरी होगा, और उसको इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली सम फंक्शन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन यू वुड हैव अ डिफरेंट इंड्यूस ऑपरेटर. अच्छा, ये तो हमने इस सवाल का जवाब दिया कि स्टेट फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा. अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर जो है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा अंडर एक्टिव स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन. देखिए, जो ऑपरेटर है, अगर हम एक्टिव स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो ऑपरेटर होगा वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो जो पोजीशन ऑपरेटर है, इट्स एन ऑपरेटर, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट, इट्स जस्ट एन ऑपरेटर. तो जो ऑपरेटर होगा, जैसे पोजीशन ऑपरेटर भी अनचेंज रहेगा, जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो भी अनचेंज रहेगा, और क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो फंक्शन होता है पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर का, तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो भी अनचेंज रहेगा. ठीक है, सो दिस आंसर दिस क्वेश्चन दैट अंडर एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट फंक्शन और जो ऑपरेटर है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है. अच्छा, अभी हम थोड़ी देर में इस सवाल का भी जवाब देंगे कि अंडर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरह से चेंज होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो इनवेरिएंस है श्रोडिंगर इक्वेशन का उसको अप्लाई करना चाहेंगे. देखिए, हमने इस पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट की थी कि सिमेट्री एग्जिस्ट करने का मतलब है, स्पेस टाइम सिमेट्री एग्जिस्ट करने का मतलब है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है दैट शुड रिमेन इनवेरिएंट. श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो एंटिटीज हैं, स्टेट फंक्शन एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. सो इसलिए हम ये पहले जानना चाहेंगे कि जब हम स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो स्टेट फंक्शन और
हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, और वंस वी नो दैट तो फिर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए ये चेक कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन है वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। अच्छा, अब श्रोडिंगर इक्वेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम इस तरह से फाइंड करते हैं। अब हम इनवेरिएंस चेक करने जा रहे हैं, इनवेरिएंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास है आयोटा curly psi by curly t h psi. That's the Schrodinger equation before transformation. अच्छा, after transformation Schrodinger equation क्या है? Iota curly psi by curly t h psi. Okay. So अब देखें यहाँ पर हम स्टेट फंक्शन यूज कर रहे हैं बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, स्टेट फंक्शन और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम स्टेट फंक्शन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर श्रोडिंगर इक्वेशन इनवेरिएंट रहती है तो जैसे वो पहले थी वैसे वो बाद में होगी। ठीक है। अच्छा, ज़ाहिर है कोई प्रूफ नहीं है उसके इनवेरिएंस का, ये हम बता रहे हैं कि अगर वो इनवेरिएंट है तो फिर क्या होगा, यानी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन श्रोडिंगर इक्वेशन अगर ऐसी है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उसको ऐसा होना चाहिए। ओके, हम इनवेरिएंस नहीं प्रूव कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इनवेरिएंट होने के लिए कंडीशन क्या है। ओके। अच्छा, इनवेरिएंस प्रूव करने के लिए हमें सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से प्रूव करना होगा। इफ फर्स्ट इक्वेशन implies the second, then you can say that your equation is invariant। ठीक है, तो अब हम इस पर फोकस करेंगे कि क्या हम सेकंड इक्वेशन जो कि आनी चाहिए इफ इट इज इनवेरिएंट इसको प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। सो वी हैव टू प्रूव invariance of Schrodinger equation, we need to prove second equation using first one। अच्छा, अब अगर ऐसा है तो फिर हम पहली से ही स्टार्ट करते हैं और इसको somehow सेकेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको सेकेंड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें साई प्राइम होना चाहिए, और साई प्राइम हमारे पास उस वक्त होगा अगर मैं दोनों तरफ यू ऑपरेटर अप्लाई कर दूं। तो अगर मैं दोनों तरफ यू ऑपरेटर अप्लाई कर दूं तो आएगा आयोटा यू करली साई बाय करली टी यू एच साई। ओके। अच्छा, लेफ्ट साइड पर यू मैंने अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर मैंने यू अप्लाई कर दिया, और आप नोट करें कि इस यू को मैंने डायरेक्टली साई पर नहीं शिफ्ट किया। ओके, बिकॉज देयर इज एन ऑपरेटर जो रास्ते में है और जरूरी नहीं कि यू ऑपरेटर एच ऑपरेटर से कम्यूट करे। अच्छा, जहाँ तक लेफ्ट साइड का ताल्लुक है तो जो करली बाय करली टी ऑपरेटर, क्योंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो इसको ये कम्यूट कर सकता है यू के साथ। आई मीन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं करली बाय करली टी यू साई, सॉरी यू साई लेकिन जो वी डोंट नो कि यू जो है वो एच से कम्यूट करता है कि नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमें यू को यहाँ पर तो शिफ्ट करना है, तो हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं कि यू डैगर यू आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इस आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इससे इफेक्टिवली यू यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड पर आएगा मेरे पास आयोटा करली साई प्राइम बाय करली टी, बिकॉज यू नो यू साई इज साई प्राइम। राइट साइड पर मेरे पास आएगा यू एच यू, आई एम सॉरी यहाँ पर साई होगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस आइडेंटिटी है, उसके आगे साई है। So U H U dagger over U psi, and U psi is again psi prime.
ओके। अच्छा, अब हम इससे कंपैरिजन करते हैं। सो यहाँ पे यूज है। सो यू सी के हमारे पास ये इक्वेशन आई है कि नहीं आई? द आंसर इज नो। उसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि जो एच प्राइम है एक्टिव व्यू के अंदर, एच प्राइम एच के इक्वल होता है, क्योंकि ऑपरेटर चेंज नहीं होता ना, तो एच प्राइम एच के इक्वल होगा। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन आनी चाहिए थी, इनवेरियंस रिक्वायर्ड, कि हमारे पास आना चाहिए था साई प्राइम, लेकिन यहाँ पर एच एच ही रहना चाहिए था। बट नो, इट हैज़ बीन चेंज, एच हैज़ बीन चेंज into U dagger. ठीक है। So apparently it looks Schrodinger equation is not invariant. अगर यहाँ पर हमारे पास H ही आता जो कि required है, then we could say that the Schrodinger equation is invariant. अच्छा, अब हम यहाँ पर invariance को impose करते हैं because we know that there are certain space-time symmetry operation. There are certain space-time symmetries which are never violated, like rotation in space, translation in space, etc. They are never violated. So हमें इस invariance को impose करना होगा, और इनवेरियंस उसी वक्त होगी जब ये h के इक्वल होगा। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट श्रोडिंगर इक्वेशन इज इनवेरिएंट अंडर स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन इफ जो हैमिल्टोनियन है या हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है सिस्टम का, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और इस कंडीशन को हम इस तरह से कहेंगे कि हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट है, हैमिल्टोनियन इज इनवेरिएंट। आई मीन इट, ऑपरेटर आपको पता है इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अगर ऑपरेटर अंडर योर ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ इनवेरिएंट रहे तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन भी इनवेरिएंट होगी। ओके, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इनवेरिएंट होगी अगर जो हैमिल्टोनियन है वो इनवेरिएंट है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम जो सिमेट्री है उसकी एग्जिस्टेंस को इस तरह से पुट कर सकते हैं, सिमेट्री इज सेड टू एग्जिस्ट if the Hamiltonian of the system is invariant. Actually ये कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है क्वांटम मैकेनिक्स की वो इनवेरिएंट होनी चाहिए, and we find that it is invariant if the Hamiltonian is invariant. Okay, so this is the result, that Schrodinger equation is invariant under given space-time symmetry operation if the Hamiltonian is invariant. अच्छा, ये जो हमने रिजल्ट हासिल किया है, that has been obtained adopting the active view under active transformation. State function change होगा, and that change is defined through an induce operator which is unitary, लेकिन जो Hamiltonian operator है वो change नहीं होगा। okay, and that implies कि जो Schrodinger equation है वो invariant होगी अगर उसके अंदर जो Hamiltonian operator है वो invariant है। What if you adopt the passive view? अगर हम पैसिव व्यू अडॉप्ट करते हैं तो फिर क्या सेम रिजल्ट आएगा? इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अंडर पैसिव व्यू। अच्छा, अगर हम पैसिव व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले अगेन हमें इस सवाल का जवाब देना होगा कि इन पैसिव व्यू स्टेट फंक्शन कैसे ट्रांसफॉर्म होता है और जो ऑपरेटर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, सो इसका जवाब हम देंगे, हाउ state function and Hamiltonian operator transform. So हम पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, x prime is equal to tx। मैंने बताया था if I write the transformation in this way, so that means I'm talking about passive transformation. अच्छा, अब सबसे पहले हम फिगर आउट करते हैं कि जो स्टेट फंक्शन होगा वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा अंडर पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जवाब हम इस तरह से देते हैं, यू सी दिस इज द स्टेट फंक्शन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, अब
ये जो स्टेट फंक्शन है इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से निकाल कर, you know, this tell us that x is equal to t inverse x prime. ओके अच्छा, अब साई t इनवर्स x प्राइम किसके इक्वल होगा? ऊपर हमने जब हम एक्टिव व्यू अडॉप्ट कर रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस किया था साई x विल गोज इनटू साई t इनवर्स x। यहाँ पर भी वही चीज आई है, साई t इनवर्स, लेकिन x प्राइम है। तो okay, so this is how actually this state function transform if you adopt active view। और हमने वहां पर induce operator define किया था। We said that this is psi prime x, okay, and this psi prime x is related with psi x to induce operator। Sorry। Okay। तो अगर हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करें इस पर, तो दिस शुड बी इक्वल टू साई एक्स प्राइम के, साई प्राइम एक्स प्राइम के, ठीक है। सो यू सी बेसिकली मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं x को x प्राइम से रिप्लेस कर दूँ तो लेफ्ट साइड पर क्या होगा? साई t इनवर्स x प्राइम, राइट साइड पर होगा साई प्राइम x प्राइम। So that's why I'm saying that psi t inverse x prime is equal to psi prime x prime। अच्छा, अब this is the state function before transformation and this is the state function after transformation। So what we have now shown कि अगर हम passive view adopt करते हैं तो state function before transformation और after transformation same होंगे, ठीक है। देखिए पैसिव व्यू के अंदर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेंज करते हैं। सो अब हम x की बजाय x प्राइम यूज करेंगे। तो अब हमने आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट फंक्शन को जब एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ x प्राइम तो वो इक्वल होता है द स्टेट फंक्शन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ x। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि जब हम पैसिव व्यू अडॉप्ट करते हैं तो जो स्टेट फंक्शन है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम होते हैं, यानी स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता। अच्छा, अगर स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता तो हाउ व्हाट अबाउट ऑपरेटर्स? ऑपरेटर कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे? इसका जवाब हम कुछ इस तरह से देंगे कि देखें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है किसी भी ऑपरेटर की, और हर ऑपरेटर जो है वो किसी न किसी ऑब्जर्वेबल को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और बाय डेफिनेशन जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसको हम कैट ब्रा नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमारा जो ऑब्जर्वेबल है वो चेंज हो सकता है। अच्छा, अब ऑब्जर्वेबल जो होगा वो कैसे चेंज होगा? क्योंकि ऑब्जर्वेबल एक फिजिकल क्वांटिटी है और क्योंकि एक्टिव और पैसिव व्यू फिजिकली इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए चाहे आप एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो या पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, ऑब्जर्वेबल जो है दैट शुड चेंज इन द सेम वे। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ इट विल चेंज अगर मैं एक्टिव व्यू अडॉप्ट करता हूँ, ठीक है। एक्टिव व्यू के अंदर हमें पता है कि जो स्टेट फंक्शन है वो चेंज हो जाता है एंड दैट इज रिलेटेड विद द स्टेट फंक्शन बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस पे। चले हम ये पहले लिख देते हैं कि अगर हम एक्टिव व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे चेंज होगी अंडर एक्टिव व्यू। psi prime is equal to u psi and a prime is equal to a। Okay, so this implies कि जो expectation value है that will change into this thing, क्योंकि state function change हो रहा है, operator change नहीं हो रहा, so after the transformation expectation value ये होगी, ठीक है। So we have changed the state function
फ्रॉम साइड टू साइड प्राइम, और ऑपरेटर जो है वो अनचेंज रहता है, तो इसलिए हम उसको ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा, अब ये किसके इक्वल होगा? साई प्राइम, क्योंकि इक्वल है यू साई के, तो हमारे पास आंसर आएगा साई यू ए यू डैगर, इनफैक्ट यू साई के, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू चेंज। अच्छा, अब अगर मैं पैसिव व्यू अडॉप्ट करता हूं तो फिर क्या होगा अंडर पैसिव व्यू? अच्छा, पैसिव व्यू में हमें पता है जो स्टेट फंक्शन होता है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम होता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑपरेटर है वो सेम होता है कि नहीं होता, वी डोंट नो, और एक्चुअली यही हम डिटरमिन करना चाहते हैं कि जो ए प्राइम है वो किसके इक्वल है, और ये हम इस कंडीशन से निकालेंगे कि अगर हम एक्टिव व्यू या पैसिव व्यू अडॉप्ट करें तो दोनों केसेस में ए के अंदर जो चेंज आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो हम ए के अंदर यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अंदर जो चेंज है वो दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। अब देखें कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट फंक्शन है साई प्राइम, ऑपरेटर है ए प्राइम, अच्छा क्योंकि हम इसको पैसिव व्यू अडॉप्ट कर रहे हैं तो पैसिव व्यू के अंदर जो स्टेट फंक्शन होता है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम होता है, ओके। वी डोंट नो ए प्राइम किसके इक्वल होगा। अच्छा, अब हम क्योंकि हमें पता है कि एक्टिव और पैसिव व्यू फिजिकली इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब है अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को चेंज करते हैं बाय अप्लाइंग एक्टिव व्यू और बाय अप्लाइंग पैसिव व्यू तो चेंज है वो सेम होगी। सो नो आई कैन इक्वेट दीज टू रिजल्ट्स, psi u dagger a u psi, this is the expectation value if you adopt active view, and this is the expectation value if you adopt passive view, okay। so अच्छा, अब अगर आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर करें तो आप देखें लेफ्ट और राइट दोनों में साई ही यूज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पर हमारे पास साई कैट और ब्रा के अंदर जो ऑपरेटर सैंडविच हो रहा है वो ये है, और राइट साइड पर जो सैंडविच हो रहा है वो ये है। सो इक्विवेलेंस ऑफ द दिस इक्विवेलेंस इम्प्लाइज कि जो ए प्राइम होगा वो इक्वल होगा यू डैगर ए यू के, एंड दिस आंसर दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव फाउंड कि जब हम पैसिव व्यू अडॉप्ट करते हैं तो स्टेट फंक्शन तो चेंज नहीं होता, साई प्राइम इज इक्वल टू साई, लेकिन ऑपरेटर चेंज होता है, और वो किस तरह से रिलेट करते हैं? It relates it in this way. By the way, this is called similarity transformation. So it is related through similarity transformation. Okay. अच्छा, अब no, I'm leaving this as an exercise for you. ये मैं टेक्स्ट बुक में लिखी भी होगी कि जो what is the implication of, you can just say that study invariance of Schrödinger equation in passive view। देखिए, ऊपर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के इन्वेरियंस को स्टडी किया था एक्टिव व्यू को अडॉप्ट करते हुए, और रिजल्ट ये था that Schrödinger equation remain invariant if the Hamiltonian is invariant। The same thing can be done by applying the passive view, okay। What you will find that invariance of the Schrödinger equation if you adopt passive view implies exactly the same result. Schrödinger equation will be invariant if the Hamiltonian operator is invariant, okay। I mean H is equal to U H U tag again। So चाहे हम एक्टिव व्यू अडॉप्ट करें या पैसिव व्यू अडॉप्ट करें, दोनों व्यूज के अंदर जो स्टेट फंक्शन या जो ऑपरेटर है वो डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन दोनों केसेस में
जो श्रोडिंगर इक्वेशन के इनवेरियंस होने की जो कंडीशन है, that is fulfilled if the Hamiltonian operator is invariant. Okay, so ये जो एक्सरसाइज है आप खुद कीजिएगा. चलें आज मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ. सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम जो आज तो हमने जर्नली डिस्कस किया कि जब हम कोई स्पेस टाइम सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो स्टेट फंक्शन और जो ऑपरेटर है वो किस तरह से चेंज होता है अंडर एक्टिव व्यू एंड अंडर पैसिव व्यू. और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो इनवेरियंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है, चाहे वो एक्टिव व्यू अडॉप्ट किया जाए या पैसिव व्यू अडॉप्ट किया जाए, वो उसी वक्त इनवेरियंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन उसी वक्त एग्जिस्ट करेंगे अगर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो इनवेरिएंट है अंडर द इंड्यूस ऑपरेटर ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, चलें आज मैं इसको यहाँ कंक्लूड करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को और देखेंगे कि अगर सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, स्पेस टाइम सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, और जिसका मतलब आज हमने सीखा कि ये है कि जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो इनवेरिएंट होना चाहिए, तो फिर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है. ठीक है, सो इफ योर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इनवेरिएंट under the induced operator of space-time symmetry operation, then what are its implication, or what are the implication of space-time symmetries in quantum mechanics. तो फिर next lecture के अंदर हम इस discussion को करेंगे और basically यही हमें discuss करना है, implication of space-time symmetries in quantum mechanics. आज हमने सिर्फ ये बात की है कि space-time symmetry exist करती है in the form of invariance of Schrödinger equation, और Schrödinger equation invariant रहती है अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इनवेरिएंट हो, और चाहे आप एक्टिव व्यू अडॉप्ट करें या पैसिव व्यू अडॉप्ट करें, दोनों केसेस में यही कंडीशन है कि श्रोडिंगर इक्वेशन इनवेरिएंट रहेगी अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है इनवेरिएंट है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो अब अगली जो मेकअप क्लास है वो एक और मैं लूँगा इस वीक, एंड देन वी शैल बी एबल टू फिनिश द कोर्स. तो मिड टर्म का जो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर. आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना यहाँ तक? नो सर. राइट, तो मिड टर्म का जो पहला चैप्टर है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उससे आगे फिर हम करेंगे. ठीक है? नो सर, काइंडली एक और रिड्यूस कर दें. जी सर, ये तो बहुत ज्यादा. देखिए नहीं वो अगला चैप्टर सर रोजे भी हैं. नहीं सिर्फ 2 चैप्टर थे, एक मैंने एक्सक्लूड कर दिया, एक तो रहने देना, और उसमें भी सिर्फ 20% आएगा. जो पेपर का सिर्फ 20% जो होगा वो चैप्टर से होगा, वो छोटा सा चैप्टर रिलेटिविटी. सर कौन से चैप्टर में से? पहला मैंने चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया ना, उसके बाद फिर हमारा अगला चैप्टर था रिलेटिविटी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर बस. ठीक है, तो सर फाइनल में क्विज होगा? जी फाइनल में भी क्विज होगा. तो उसमें चैप्टर और सर फाइनल का पहले चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इट्स एक्सक्लूडेड. ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच. और कोई सवाल तो नहीं करना आपने? और सर फाइनल का 4 और 5 चैप्टर होगा? जी वो जो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही होगा ना, बस जितना भी हम फिनिश कर सकेंगे. यस सर. ओके, चलिए ठीक है. ओके, नो क्वेश्चन? No question, sir. Everything. Okay, thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz.